दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम संसद के कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। भारत की संसद और इसमें राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जो है विशेषताओं से संबंधित यहाँ पर कथन दिए गए हैं। देखिए, राज्यसभा 250 से अनधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित और 238 से अनधिक राज्यों और संघों के प्रतिनिधि। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लोकसभा में 552 से अनधिक सदस्य, 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित तथा एंग्लो इंडियन तथा एक्स। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर में आइए देखते हैं एक्स के स्थान पर किसे रखना ठीक होगा। तो सही उत्तर है संघ राज्य क्षेत्रों के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। लेकिन आप देख लीजिए, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो लोकसभा के 552 से अनधिक सदस्यों में से 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि, 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक राष्ट्रपति द्वारा नामित आंग्ल भारतीय जो है समुदाय के सदस्य हो सकते थे। लेकिन भारतीय संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों को नामित करने का प्रावधान जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो है जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन की जो व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है कब, कहाँ? तो उत्तर है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं। देखिए, 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। दूसरा है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करते हैं। तो बिल्कुल दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, आपको बताना है। तो 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। और संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों। दोस्तों दोनों ही कथन संविधान में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और जो है दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अगला प्रश्न फिर पूछा गया है कि भारतीय संसद में शामिल हैं तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी 1, 2 और 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। तो उत्तर है भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा ये भारत के संसद में शामिल होते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित करिए। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, इससे भारत की संसद बनती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन शामिल होता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये भारतीय संसद के भाग हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के घटक कौन से हैं? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सदन का संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो सही उत्तर है उपराष्ट्रपति दोस्तों संसद का अनन्य भाग नहीं है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के अनन्य भाग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो सही उत्तर है 2 बार। क्यों? क्योंकि संसद की प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। तो इस तरह से एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना जरूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए कितने समय का? तो सही उत्तर है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का हो सकता है। अगला प्रश्न है, संसद के अधिकारियों में कौन शामिल है? आपको बताना है कोड के आधार पर। अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा और अध्यक्ष राज्यसभा। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि संसद के अधिकारियों में कौन शामिल है? तो सही उत्तर है सभी चारों, क्योंकि आप देख सकते हैं संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद का सचिवालय शामिल है। तो ऑप्शन डी सभी चारों हो जाएंगे संसद के अधिकारियों में। अगला प्रश्न है, संसद या विधानसभा किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक? 60 दिन तक। और आप जान लीजिए अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद और अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक संसद की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। लेकिन 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक एमपी की सीट यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो सही उत्तर है लगातार 60 दिन यानी 2 माह। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो उत्तर है 60 दिन। 60 दिन तक बिना संसद के अनुमति के आधार पर कोई गायब रहता है या अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। कहाँ पर? तो सही उत्तर है राज्यसभा का। सबसे पहले दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वो सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। अगला प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, तो सही उत्तर है जब वह किसी मामले के तथ्य को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। दोस्तों, संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपके दिए गए हैं। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है, सही है। और दूसरा है कि उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था, सही है। तीसरा है शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भलीभांति परिभाषित किया गया है, तो ये आपका सही नहीं है, केवल 1 और 2 आपके सही हैं। और आप जान लीजिए संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 के तहत
प्रत्येक पद को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निर्भरता से छूट दी गई है। और इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार 1993, 1999, 2000, 2006 और 2013 में संशोधन करके अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल न करते हुए लाभ के पद के आधार पर निर्भरता के दायरे से बाहर किया गया है। भारत के संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। इस तरह से इसमें केवल कथन 1 और 2 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल तथा संघीय संसद ये दोनों ही लाभ के पद का निर्णय करते हैं। देखिए, कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता की निर्भरता के लिए लाभ का है अथवा नहीं, इसका अनुच्छेद 102(1) क के अंतर्गत संसद तथा अनुच्छेद 191(1) क के अंतर्गत राज्यों के राज्य विधानमंडल करेंगे। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निरर्ह घोषित किया जाता है तो वो अपने लाभ के पद के कारण निरर्ह है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 103(1) और अनुच्छेद 103(2) में निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। राज्यों में जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। तो दोनों ही ए और बी आपके सही उत्तर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 105। याद रखिएगा, एक बार पढ़ भी लीजिएगा अनुच्छेद 105 को, जो संसद के सदनों या संसद के सदस्यों के समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए, संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों और संसदों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियां और छूट होते हैं और इनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं और वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों के उपभोग होते हैं। और संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से उपभोग किए जाने वाले विशेषाधिकार, बहस और कार्रवाई के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार, सदन से अपरिचित को बाहर रखने और विशिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए गुप्त बैठक करने का अधिकार, अपनी स्वयं की प्रक्रिया और आंतरिक विषयों के व्यवसाय संचालन और उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार, सदन के सदस्य और साथ ही बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन के लिए निश्चित अवधि के कारावास से सदन की अवमानना के लिए दंडित करने का विशेषाधिकार, किसी सदन की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई के तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार, संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों और अभिलेखों को बुलाने और मंगाने का विशेषाधिकार और सदन की कार्रवाई की जांच करने के लिए अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार, सदन के परिसर, व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने के पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार। तो एक तरह से देखा जाए तो जो आपका ये विशेषाधिकार दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में, एक जो है कौन सा, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये जो है संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला विशेषाधिकार है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 122 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचनों में मतदान का अधिकार होता है? तो सही उत्तर है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। आप जान लीजिए कि राज्य विधानमंडल के निचले सदन जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा में एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित दोनों में के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से प्रत्याशी बन रहा है
और भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी स्पष्ट रूप से जो है इसमें सही के बारे में कहा जा रहा है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, लोकसभा का निर्वाचन का कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए था जहां से वो प्रत्याशी बन रहा हो। लेकिन 2003 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के तहत अब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, यदि वह किसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत निर्वाचक हो तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए और पूछा गया है निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। तो केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, और दूसरा जो है कि किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद की नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही कथन जो है सही हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत होते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन था लोकसभा में, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर ए और सी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति किसके लिए प्राप्त है। देखिए, भारत का संघ, राज्य के प्रदेश या उपप्रदेश, विश्व में कहीं रहने वाले भारतीय और उनकी संपत्ति के बारे में। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। आप जान लीजिए 1, 2, 3 सही है। और इसकी व्याख्या आप देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 245 के खंड 1 के तहत संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, और इसके अनुसार संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। और संसद द्वारा बनाई गई विधियां न केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्तियों और संपत्तियों पर लागू होंगी, बल्कि विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले भारत के नागरिकों और वहां स्थित संपत्तियों पर भी लागू होंगी। A.H. वाडिया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर बम्बई 1949 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये अभिनिश्चित किया कि प्रभुसत्ता संपन्न विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि को देसी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू होती है। इसलिए भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति भारतीय संसद, भारत के प्रदेश, उपप्रदेश और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति के लिए प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। ये अनुच्छेद 249 में वर्णित है। इसके अंतर्गत यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए। देखिए, बिल्कुल सही। संबंधित राज्यों की सहमति से, बिल्कुल सही। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में, सही है। और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसके लिए प्रस्ताव पारित करे। तो ये चारों ही कथन आपके सही हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर इन सभी स्थितियों में कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये है आर्टिकल 253 यानी अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक, देखिए, भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे, राज्यसभा प्रस्तावित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, विधानसभा का अध्यक्ष ये प्रमाणित करे कि ऐसा विधान आवश्यक है, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। तो 2 और 4 आपके इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर है और सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधियों। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने की संसद कोई भी कानून बना सकती है। कैसे? तो ये बिना किसी राज्य की सहमति से भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग में या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है।
अगला प्रश्न है संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो ये है संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार है जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, ये घटना क्या कहलाती है? तो सही उत्तर है यील्डिंग द फ्लोर यानी बैठ जाना। और दोस्तों ये बैठ जाना अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है, इसे बैठ जाना कहा जाता है। संसद में शून्यकाल या जीरो आवर का समय कितना होता है? तो उत्तर है संसद में शून्यकाल दोस्तों ये आप जान लीजिए, देखा जाए तो शून्यकाल 1 घंटे का होता है। सामान्यतः ये 12 से 1 बजे का होता है। पहले राज्यसभा में स्थिति यही थी, लेकिन बाद में राज्यसभा में क्या किया गया है, अब 11 बजे से दस्तावेज रखे जाते हैं और सुबह 11 से 12 बजे के बीच ही राज्यसभा में प्रश्नकाल हो गया है। तो 11 से 12 के बीच में राज्यसभा में और 12 से 1 बजे के बीच लोकसभा में ये जो है शून्यकाल का समय होता है। तो आप जान लीजिए किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष या सभापति पर निर्भर करता है और इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उस पर उत्तर देने को कह सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल क्या है आप जान लीजिए। शून्यकाल जो है विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है, जिसकी अवधि 1 घंटा हो सकती है और ये सामान्यतः 12 से 1 बजे बीच होती है और इसमें महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से कोई भी संसद सदस्य पूछ सकता है। तो यहाँ पर कोई भी सटीक नहीं है और एक तरह से देखा जाए तो प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। तो डी उत्तर यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो सही उत्तर है ये भारत की देन है। अगला प्रश्न है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर है दोस्तों लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है। अगला है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो उत्तर है प्रश्न उत्तर सत्र, ये शून्यकाल से संबंधित है। शून्यकाल में संसद सदन का कोई भी सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों से प्रश्न पूछता है और उत्तर देने को कहता है। अगला प्रश्न है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो सही उत्तर है द्वितीय वाचन स्तर पर। और आप जान लीजिए विधेयक को पुरस्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है और सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है और द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंड से विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का ये प्रस्ताव कि विधेयक या यथासंशोधित विधेयक पारित किया जाए, विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। तो लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन में होती है। अगला प्रश्न है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो सही उत्तर है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यदि राष्ट्रपति ने सदन के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? सही उत्तर है संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 सबसेक्शन 5 में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यवगत नहीं होगा और उसे पारित किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है संयुक्त बैठक के संबंध में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो सही उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता स्पीकर यानी लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। यही प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता के लिए अधिकृत है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन से सही हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। और भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल से पारित करने के लिए हुई थी। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो ये है आर्टिकल 108। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है यदि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो केवल 4 आपका सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी किस केस में? तो सही उत्तर है दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के जो संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर 6 और 9 मई 1961 को आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में कौन से सही हैं? आपको बताना है। तो देखिए, संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। सही नहीं है। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ये भी सही नहीं है। और संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 गणपूर्ति होना चाहिए। तो ये भी सही नहीं है। इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयकों के संदर्भ में लागू होता है, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों में नहीं। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के प्रक्रिया और संचालन नियमों के अनुसार लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता है। यदि वो भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? पहला है साधारण विधि निर्माण को पारित कर, धन विधेयक को पारित करने में और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में। तो सही उत्तर केवल 1 हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक या विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में बुलाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक के संबंध में गतिरोध को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो उत्तर है साधारण विधेयक के संबंध में। अगला प्रश्न है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो सही उत्तर है दोनों सदनों में से किसी भी एक पटल पर रखा जा सकता है यदि कोई कानूनी विधेयक है। कोई कानूनी विधेयक आप जान लीजिए संसद के दोनों सदनों में एक के पटल पर रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक जो है ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? आपको बताना है। पहला कथन है दोस्तों
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला कथन है लोकसभा में कोई लंबित विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत हो जाता है, सही नहीं है। और राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों, आप देख लीजिए अनुच्छेद 107(3) के अंतर्गत संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा, तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 107(5) के अनुसार लोकसभा में लंबित विधेयक अथवा लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा, जबकि अनुच्छेद 107(4) के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत या लैप्स नहीं होगा। तो दो कथन आपका सही है, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपने संसद के विधायी कार्यों और कार्य संचालन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है और यहाँ से वर्तमान में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।